जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन। 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। टाइम मशीन में वक्त का हर पहलू खूबसूरत लगता है। पता चलता है कि गुजर चुके वक्त का हर लम्हा कितना अहम है। वो दृश्य जब आपके सामने एक बार फिर जिंदा होकर आता है तो आप आज यानी प्रेजेंट डे की कीमत समझ पाते हैं। जी न्यूज के स्पेशल टाइम मशीन में आपको आज भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री नजर आएगा जिसने जापान से रिश्ते मजबूत करने के लिए एलिफेंट डिप्लोमेसी आजमाई थी, जिसने इंदिरा एलिफेंट को जापान जू भेज दिया था। उसी टाइम मशीन में आपको एक अपराधी को दी गई फांसी भी नजर आएगी जिसकी मौत पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। त्रिपुरा की रानी का एक दस्तखत भी इसी समय चक्र में दिखेगा, वो दस्तखत जिसने त्रिपुरा का भविष्य तय कर दिया। वक्त के इसी झरोखे में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 भी नजर आएगा। ये अहम साल है 1949 जब भारत 2 साल का था। टाइम मशीन में आज इसी साल की 10 अनसुनी कहानियां। भारत और जापान की दोस्ती को मजबूत करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इंदिरा को टोक्यो के यूनो चिड़ियाघर भेज दिया। जी हां, नेहरू जी ने इंदिरा को जापान के चिड़ियाघर में भेज दिया। लेकिन ये इंदिरा उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि बेबी हथनी थी। ये नेहरू की एलिफेंट डिप्लोमेसी थी और भारत ने जापान को हाथी का बच्चा तोहफे में दिया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान के कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। इंसानों के साथ बड़ी तादाद में जानवर भी मारे गए थे, जिनमें हाथियों की तादाद ज्यादा थी। हाथियों की घटती संख्या को देखते हुए जापान सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर मदद मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने 1 अक्टूबर 1949 को प्यारे से बेबी हाथी का गिफ्ट भेजा और खुद उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर इंदिरा रखा। सिविल सेवा की उस शर्त का विरोध। इंडियन सिविल सेवा, जिसे अब आईएएस के नाम से जाना जाता है, 1949 में सीबी मुथम्मा उस परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। लेकिन उनका ये सफर बेहद मुश्किल था। सीबी मुथम्मा ने आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करना पसंद किया, लेकिन इसके लिए उनसे खासी कुर्बानी मांगी गई। 1949 में जब मुथम्मा आईएफएस ऑफिसर बनी तो उनसे शादी ना करने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते में लिखा था कि अगर वो शादी करती हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सीबी मुथम्मा ने इस बात का विरोध किया और महिला होने के नाते अपने साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विरोध का ही नतीजा था कि मर्दों की इस दुनिया में जब महिलाओं को भारतीय राजदूत नहीं बनाया जाता था, तब सीबी मुथम्मा भारत की पहली महिला राजदूत भी बनी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई 1949 को एक मसौदा तैयार किया, जिसे आर्टिकल 306A का नाम दिया गया, जो आगे चलकर आर्टिकल 370 बना। 17 अक्टूबर 1949 के दिन भारतीय संविधान में आर्टिकल 306A को शामिल कर लिया गया। इस आर्टिकल के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला और साथ ही कई सहूलियतें भी। इस आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था, जबकि बाकी राज्यों में 5 साल। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई। जम्मू कश्मीर का अपना ध्वज था।
बाहरी लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यह दिनांक जिस दिन 72 साल बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इस विशेषाधिकार को खत्म कर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का ऐलान किया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लॉर्ड माउंटबैटन के भारत छोड़ने के बाद सी राजगोपालाचारी को भारत में गवर्नर जनरल बनाया, लेकिन उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, मगर उनकी राह में आड़े आ रहे थे सरदार पटेल। कहा जाता है कि नेहरू ने 10 सितंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा, जिसे पढ़कर राजेंद्र प्रसाद निराश हो गए। पत्र में लिखा था, मैं और सरदार पटेल चाहते हैं कि सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति बने। ये सभी के हित में और देश की प्रगति के लिए सही होगा। नेहरू का ये पत्र पढ़कर राजेंद्र प्रसाद ने जवाब लिखा और नेहरू और पटेल दोनों को भेज दिया। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो घटित हो रहा है उससे निराश हूं। मुझे किसी भी पद का मोह नहीं। मैं हमेशा पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में साथ रहूंगा। अब चौंकने की बारी पटेल की थी, क्योंकि उनके और नेहरू के बीच तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी जिसका दावा नेहरू कर रहे थे। इसी के बाद सरदार पटेल ने कांग्रेस संगठन की तरफ से राजेंद्र प्रसाद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ा दिया, और ये बात नेहरू को नागवार गुजर गई। और जब राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाए गए तो नेहरू और पटेल के बीच में दूरियां और बढ़ गईं। मार्च 1949 को राजस्थान भारत गणराज्य का हिस्सा बना, लेकिन ये हो सकता था कि आधा राजस्थान पाकिस्तान में शामिल हो जाता। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो कई देशी रियासतों ने ताकत जुटानी शुरू कर दी थी। राजस्थान में उस वक्त 22 रियासतें थी, जिनमें से केवल अजमेर पर ब्रिटिश शासन का रुतबा था, जबकि बाकी 21 रियासतें स्थानीय शासकों के अधीन थीं। आजादी के बाद अजमेर रियासत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का हिस्सा बन गई, लेकिन इन 21 रियासतों को भारत में मिलाना एक बड़ा काम था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने अंजाम दिया। उस वक्त ज्यादातर रियासतें पाकिस्तान में अपना विलय चाहती थीं, लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ की वजह से जोधपुर के अलावा बाकी सभी रियासतों ने भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को भी पाकिस्तान में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जोधपुर के महाराजा को भरोसा दिया कि भारत में उन्हें वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई थी, जिसमें हथियार देना, अनाज और दालों की सप्लाई और जोधपुर रेलवे लाइन शामिल थी। कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल ने सभी रियासत के राजाओं से बात नहीं की होती तो आज आधा राजस्थान पाकिस्तान में होता। भारत के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स काम करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीआरपीएफ को पहले किस नाम से जाना जाता था? उस वक्त सीआरपीएफ को सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से जाना जाता था। नाम से स्पष्ट है, ये सुरक्षा बल ब्रिटेन के राजा के लिए उत्तरदायी था। सीआरपी की स्थापना साल 1939 में की गई थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के अंतर्गत इसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। सीआरपीएफ भारत सरकार के अधीन काम करती है। कोई भी राज्य अपने राज्य में अशांति, कानून व्यवस्था पर संकट, कर्फ्यू
और दंगों जैसे हालात से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ भेजने का आग्रह कर सकता है। पंद्रह नवंबर 1949 यानी इंसाफ का दिन। यही वो तारीख है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को दिल्ली में गोली मार दी थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने गोडसे को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। पौने 2 साल तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद पंजाब हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 1949 को गोडसे को सजाए मौत सुनाई। हालांकि महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा कम करने की अपील भी की, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने उनकी गुहार खारिज कर दी, जिसके बाद 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। बैंकों का बैंक कहे जाने वाले आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले रिजर्व बैंक एक निजी बैंक हुआ करता था? उस वक्त आरबीआई में कई शेयर धारकों का निवेश था। रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तब ये अविभाजित भारत के साथ साथ बर्मा यानी म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था। शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आजादी मिलने के 1.5 साल के भीतर 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया। देश के सभी करेंसी नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। त्रिपुरा की रानी का वो दस्तखत। देश को आजाद हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी कई हिस्से भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर थे। लेकिन 1949 में देश के पूर्वोत्तर में एक बड़ी घटना घटी। 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा की रानी कंचन प्रभा देवी ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए और उसी के साथ त्रिपुरा की नई किस्मत लिखी गई। ये दस्तावेज था भारत में विलय का समझौता। इसके 37 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारत का अटूट हिस्सा बन गया। 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। त्रिपुरा के अंतिम राजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव वर्मा थे, जिन्होंने 1947 से 1949 तक अगरतला पर शासन किया। किरीट विक्रम जब राजा बने थे तब उनकी उम्र महज 14 साल थी। इसीलिए उनकी मां रानी कंचन प्रभा देवी ने त्रिपुरा राज्य के भारत में विलय के समझौते पर दस्तखत किए थे। साल 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आजाद हुआ तो उसके सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये काफी अहम मुद्दा था। काफी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया, जिसके बाद 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी।
तो ये था टाइम मशीन में 1949 का सफर। सिर्फ 2 ही साल का था उस वक्त देश की लकीरें साफ करने की कोशिश की जा रही थी, पास पड़ोस के देशों से रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही थी और देश के संविधान की शक्ल भी साफ हो रही थी। कल इसी वक्त टाइम मशीन में लगेगा 1950 का नंबर। तब तक के लिए नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.